हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ हाइपोथेसिस एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंस इन सोशल रिसर्च। यानी परिकल्पना से आप क्या समझते हैं या उपकल्पना से आप क्या समझते हैं एंड सामाजिक अनुसंधान में इसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, हाइपोथेसिस क्या है? तो हाइपोथेसिस को हम परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। परिकल्पना कहने का मतलब है कि सामाजिक शोध और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों में पूर्वानुमान लगाना। यानी कहीं भी आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, रिसर्च करने से पहले, रिसर्च फील्ड पर जाने से पहले आप जो भी इमेजिनेशन कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। सामाजिक शोधों की बात करें या वैज्ञानिक अध्ययनों में बात करें तो सामाजिक शोधों या वैज्ञानिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें अपने अध्ययन विषय के संबंध में कुछ न कुछ आरंभिक ज्ञान और सामान्य अनुभव ना हो। मतलब कहने का मतलब है, जो भी डेटा कलेक्ट करने आप फील्ड में जा रहे हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करने से पहले, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से पहले आप एक इमेजिन करते हैं, एक कल्पना करते हैं, एक हाइपोथेसिस करते हैं कि आप फील्ड एरिया में कैसे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चनर कर सकते हैं, कैसे अपना कौन सा रिसर्च मैथडोलॉजी टेक्निक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जो आप पहले से सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि मैं जाऊँगा तो इस तरह से डाटा कलेक्ट करूँगा एंड मुझे इन्फॉर्मेंट से इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे हेल्प मिलेगा, उनकी सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें को कहते हैं कल्पना यानी परिकल्पना। इस आरंभिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध में एक सामान्य अनुमान पहले से लगा सकते हैं। यह सामान्य अनुमान शोधकर्ता के लिए मार्ग निर्देशक बन जाता है। हमारा यह अनुमान हमारे अध्ययन कार्य को अत्यंत अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि हमें केवल उन्हीं से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है और फिर देखना है कि जो अनुमान हमने स्टार्टिंग में लगाया था वह सही है या फिर गलत है। इसी आरंभिक सामान्य अनुमान को ही वैज्ञानिक दृष्टि से परिकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। एंड हम कह सकते हैं कि उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य नहीं है, अर्थात अपनी उपकल्पना को सच प्रमाणित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य तो सच तो ढूंढ निकालना होता है, इसके साथ ही सत्य की खोज वास्तविक तथ्यों के आधार पर संभव है, ना कि उपकल्पना के आधार पर। कल्पना का निर्माण तो हम केवल इसलिए करते हैं कि अध्ययन कार्य में हमें निश्चित रूप से क्या करना है एंड उससे रिलेटेड यानी उसके संबंध में हमें एक अंदाज़ा लग जाए। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस हुआ एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को यानी उपकल्पना को क्या क्या उसे डिफ़ाइन किया है। अगर हम बात करें लुंडबर्ग की तो उनके अनुसार क्या है हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना। तो परिकल्पना सामयिक अथवा कामचलाउ सामान्यीकरण या निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल आरंभिक स्तरों पर परिकल्पना कोई भी अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है। यानी हाइपोथेसिस इज अ tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stages, the hypothesis may be any hunch, guess, imaginative idea, or intuitions whatsoever which becomes the basis of action or investigation. That is called a hypothesis according to G.A. Lundberg. सामयिक रूप से ये परिकल्पनाएं अध्ययन में सम्मिलित कुछ तत्वों की व्याख्या अस्थायी तौर पर करती है और अन्य तत्वों के विषय में अनुसंधान की दिशा में मार्गदर्शक का काम करती है, यानी गाइड करने का काम करती है। एंड जैसे जैसे अध्ययन कार्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन सामयिक परिकल्पनाओं की ठोस परीक्षा सतर्कता से एकत्रित तथ्यों को वास्तविक कसौटी पर उतरते हुए आपको वो नज़र आएगा। इस प्रकार की परीक्षा से यदि पता चलता है कि वास्तविक तथ्यों के साथ परिकल्पनाओं का ठीक मेल नहीं बैठ रहा है तो उनको त्याग कर नई परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और फिर इन नई परिकल्पनाओं की भी जांच
वास्तविक तथ्यों की कसौटी पर कर ली जाती है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मानवशास्त्रीय अनुसंधान में या सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना का क्या क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च या सोशल रिसर्च। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन कार्य में परिकल्पना के जो इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, जो उसका महत्व होता है, उस महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी हेल्प के बिना यदि अगर हम अध्ययन करते हैं या किया गया तो घटनाओं की दुनिया में अनुसंधान करता ठीक वैसे ही भटकेगा जैसे कि एक गांव के किसान एंड जिसने महानगरों का दर्शन नहीं किया है और बम्बे और कलकत्ता चला जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पे खो जाएगा। तो यह अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शक यानी गाइड का कार्य करते हैं एंड इसका मेन पर्पस है ही कि कैसे एक रिसर्चर को रिसर्च करने में हेल्प मिले, यानी यह अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है एंड इसका हाथ पकड़ के सत्य का द्वार तक क्या करती है पहुंचने में या झूठ को प्रमाणित करने में उसकी हेल्प करती है। ये बातें पॉइंट से समझा जा सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है परिकल्पना अध्ययन कार्य को निश्चितता प्रदान करती है। The hypothesis gives certainty to study work. परिकल्पना ने हाइपोथेसिस में स्वयं निश्चितता का तत्व पाया जाता है जिसके फलस्वरूप अध्ययन को एक स्पष्टता एकदम क्लियरली प्राप्त होता है। इसकी हेल्प से एक अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि उसे क्या और कितना अध्ययन करना है, किन तथ्यों को चुनना है और किन को त्यागना है, यानी फील्ड वर्क में जाके क्या क्या उसे कलेक्ट करना है एंड क्या नहीं करना है। इसलिए यह कहा जाता है कि अच्छे अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय पक्ष माना जाता है। सेकंड जो पॉइंट है, परिकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है, यानी हाइपोथेसिस इज रिस्ट्रिक्ट द रिसर्च फील्ड। घटनाओं की बात करें तो घटनाओं और तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह एक विषय से रिलेटेड सभी पहलुओं का एक ही टाइम पे क्या कर ले, वो अध्ययन कर ले, यानी डाटा कलेक्ट कर ले। अतः यहाँ पर परिकल्पना ही ऐसी समस्या को दूर करती है क्योंकि ये अनुसंधान क्षेत्र को सीमित कर अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करना रहता है। थर्ड जो पॉइंट है, परिकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है, ये हो गया। नेक्स्ट है परिकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परिकल्पना या अनुसंधानकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित कर देती है और अनुसंधानकर्ता उसी के अनुसार एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब है कि परिकल्पना रिसर्चर के लिए ध्रुव तारे का काम करती है। अपनी परिकल्पना के आधार पर एक रिसर्चर क्या जानता है कि उसे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए काम की चीज़ है एंड क्या उसके काम के लिए चीज़ें नहीं है, किस दिशा में उसे जाना है, किस दिशा में उसे अपनाना है और किसे नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है परिकल्पना संबंध तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि परिकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करती है और उसकी दिशा निर्धारित करती है। इसलिए इसका तात्पर्य यही हुआ है कि हमारा जो अध्ययन है एक मनमाना अध्ययन नहीं होता और ना ही हम यह मन को मान ले कि बैठते हैं कि सब कुछ अध्ययन करना है। इसका परिणाम यही होता है कि हम केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करते हैं जो हमारे विषय से रिलेटेड होता है एंड जिनकी सहायता से परिकल्पना की सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, परिकल्पना प्रत्येक दशा में सत्य ढूंढ निकालने के कार्य में सहायक सिद्ध होता है। परिकल्पना ने हाइपोथेसिस इसके निर्माण के बाद हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही उसकी परीक्षा करते हैं। इस परीक्षा के फलस्वरूप हम या तो यह प्रमाणित करते हैं कि वह परिकल्पना सही है या फिर यह सिद्ध करते हैं कि वह गलत है। दोनों ही दशा में हम सत्य को ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को गलत प्रमाणित करना भी लोगों को उस चीज़ की रियलिटी से परिचित करवाना पड़ता है कि वे अब तक नहीं जानते थे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम यह प्रमाणित करते हैं कि यह परिकल्पना कि पैसा और केवल पैसा ही भारतीय जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण है, गलत है,
तो हम वास्तव में उन गलत धारणाओं को दूर करते हैं, जो कि जाति प्रथा की उत्पत्ति को ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, उसके कारण लोगों के मस्तिष्क में अब तक जड़ पकड़े हुए थे। इसलिए पीवी यंग ने लिखा है, टू अ साइंटिस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स आर ऑफ्टन जस्ट एज सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग एज पॉजिटिव। तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से हम किस कंक्लूज़न में पहुंचते हैं? तो इन सारे पॉइंट्स से हम इसी कंक्लूज़न में पहुंचते हैं कि यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में परिकल्पना का सर्वाधिक महत्व है। परिकल्पना के निर्माण के बिना अनुसंधान कार्य संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।